आप सभी को जय हिंद। मैं विशाल भारत ब्रॉडकास्ट सर्विसेज से खुशी रमन भारतवंशी आप सभी से रूबरू हूँ। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी। आइए हम इनसे जानते हैं। गुरुदेव, आज विशाल भारत ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के उद्घाटन के अवसर पर आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के 135 करोड़ लोगों के द्वारा विश्व के भी 750 करोड़ लोगों से अधिक को ये कहना चाहूँगा कि सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रिय रहें, मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, ना कि नफरत और झगड़े और फसाद में रहें। इस बात की शुभकामना करता हूँ, क्योंकि इस प्रसारण सेवाओं का उद्देश्य भी है नफरत नहीं मोहब्बत, फसाद नहीं शांति, अनपढ़ता और बेरोजगारी नहीं तालीम और तरक्की। इसलिए मैं इस प्रसारण को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही मंगल कामना देश के वासियों के लिए और विश्व के समुदाय के लिए करता हूँ। गुरुदेव, समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए विशाल भारत ब्रॉडकास्ट सर्विसेज की क्या भूमिका है? जाने अनजाने में आज समाज के अंदर एक स्थिति बन गई है। कोई भी कह देता है कि देखो भाई, अगर ईमानदार बनोगे तो जी नहीं सकोगे, इसलिए बेईमान होना जरूरत है। कोई भी कह देता है कि अगर आप श्रम बहुत करोगे तो तुम्हारे लिए जीतना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि इस देश में और विश्व में हमने एक ही मॉडल को देखते आए और भारत में वह मॉडल श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी तक चरम सीमा पर पहुंचा, जब उन्होंने खुले में एडमिट किया कि वो प्रधानमंत्री के नाते केंद्र से 100 भेजते हैं, नीचे 15 जाता है। सिस्टम और लोग इतने करप्ट हो गए हैं कि 85% खा जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद आज हमने फिर से एक प्रधानमंत्री को और देखा, जिसको विश्व श्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानता है। उन्होंने कहा कि हमने 2000 रुपये पर बटन दबाया और करोड़ों करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपया सीधा जमा हो गया। बैंक का बिचौलिया कहीं भी बाधा नहीं बना, दूसरा आदमी भी बाधा नहीं बना, और उन्होंने बता दिया कि हम करप्शन लेस भारत बन सकते हैं। हमारी अगर विल पावर होगी तो ये हो सकता है। इसी प्रकार से देश में स्वतंत्रता के 75 साल होने जा रहे हैं, जब पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता की जयंती मना रहा है। ये भी एक बात दिखाई देती है कि कोई वर्ष होता नहीं था जब देश में 1, 2, 3 दंगे नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस की, चाहे समाजवादी की, चाहे बहुजन की सरकार रही, उनका कार्यकाल दंगा युक्त कार्यकाल था, दंगा मुक्त कार्यकाल नहीं था। अभी केंद्र और प्रदेश की सरकार के जो 5-7 वर्ष बीते हैं, लोग कह रहे हैं कि यह मजहबी और जातीय दंगों से मुक्त कार्यकाल है। इसका अर्थ है गुड गवर्नेंस होगी, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी, बांटने वालों को तरजीह नहीं दी जाएगी, तो हम दंगा मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इस विशाल भारत प्रसारण सेवाओं की एक जिम्मेवारी है, ऐसी जो चुनौतियां हैं उनको एनलिस्ट करें और उन चुनौतियों को मात देने के लिए जो कार्य और कार्यक्रम चल रहे हैं वो जन जन तक लेकर जाएं, और करनीय क्या है और ना करनीय क्या है इसको वो जन जन के अंदर कार्यक्रमों के रूप में और विचार के रूप में पहुंचाएंगे,
तो ऐसा है कि अपने देश के अंदर जो भी व्यवस्था चली, अमीर अमीर बना है, गरीब कहीं ना कहीं गरीबी की ओर बढ़ा है। बीच के अंदर का मध्यम वर्गीय एक तरफ दंगे, अपराध इसमें पिसता है, दूसरी तरफ महंगाई के अंदर भी पिसता है। तो इस प्रकार से इसकी एक भूमिका बनेगी कि महंगाई रूपी राक्षस से जन जन मुक्त हो, सब मिलकर एक दूसरे पर टीका ना करते हुए सभी दल एकजुट होकर महंगाई के राक्षस को अगर खत्म करना चाहेंगे तो खत्म हो सकता है। अभी भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने वैट में थोड़ी सी परिवर्तन किया, पेट्रोल और डीजल के धड़ाम से 4-5 रुपए से 12-15 रुपए लीटर तक में पेट्रोल और डीजल इसके दाम घट गए। इसका अर्थ ये है कि एक विल पावर भी चाहिए और समझ भी चाहिए। अगर मिलकर और एक अच्छी प्रबल इच्छा शक्ति से आगे बढ़ेंगे तो महंगाई के राक्षस को मात दे सकते हैं। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं लोग कभी टमाटर का कभी प्याज का होर्डिंग भी करते हैं और तरह तरह से जमाखोरी भी करते हैं चीज़ों की, और समाज के अंदर एक महंगाई के राक्षस को खड़ा कर देते हैं। इसलिए अगर सब ये माने वह किसी भी जात का, किसी भी धर्म का और किसी भी दल का है, पर वह भारत के लोकतंत्र और भारत की जनता का दुश्मन है जो जमाखोरी करता है, तो फिर निश्चित रूप से जमाखोरों को और सबक भी सिखाया जा सकता है और जमाखोरी से और मुक्ति भी पाई जा सकती है, महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से समाज के अंदर छुआछूत के रूप में, समाज में अमीर गरीब के रूप में, गांव और शहर के रूप में, पढ़े लिखे अनपढ़ के रूप में, जेंडर के रूप में, ऐसी भी कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ दिखाई देती हैं। कहते हैं कि बच्चे को गाली देना सिखाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, फिर भी वो सीख जाता है। कोई सिखाने वाला नहीं है तो भी सीख जाता है, पर अच्छी बात सिखाने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं तब भी वो सीखता नहीं। इससे एक साफ है, बुराई सुपरसोनिक स्पीड से फैलती है, अच्छाई धीमी गति से चलती है। परंतु इसके लिए वो कथा कितनी सुंदर है, कछुआ और खरगोश की। खरगोश दौड़ा, हाँफा, रुका, कछुआ चलता गया, अल्टीमेटली जो सदा चलते रहते हैं, नेक करते रहते हैं और नेक करवाते रहते हैं, उनको ही विजय श्री प्राप्त होती है। रावण तेज गति से गलतियां करता हुआ राक्षस वृत्ति की तरफ बढ़ा, राम कष्ट सहते हुए, संघर्ष करते हुए और अच्छाई को लेकर धीमी गति से बढ़े। इसलिए अंततो गत्वा सृष्टि में निर्णय हुआ कि रावण नहीं, राम पूजनीय होगा। यह विशाल भारत प्रसारण सेवाएं इस प्रकार से एक अच्छाई को पैदा करना और बुराइयों के विरुद्ध कैसे छोटे बड़े कार्यक्रमों के द्वारा लड़ा जा सकता है। वृक्ष लगाना और सप्रेम भेंट के अंदर वृक्ष का आदान प्रदान करना। अगर गार्डन है, सड़क है, वन बगीचा है तो वृक्ष लगाएं, घर है, मोहल्ला है तो छोटे पौधे लगाएं, वनस्पति वाले भी लगाएं, ईंधन वाले भी लगाएं, फल फूल वाले भी लगाएं और औषधि वाले भी लगाएं, ताकि उसको सब प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। और इसी प्रकार से जल बर्बाद नहीं करें, जल बचाएं। यह भी करेंगे तो मुझे लगता है कि एक प्रदूषण के राक्षस से मुक्त हो सकते हैं। देश में आज और विश्व में जनसंख्या एक चुनौती हो गई है। 850 करोड़ का विश्व आज उससे 500 साल पहले जिसके पास 300-400 करोड़ जनसंख्या थी, तो उसके पास पानी, वायु, अग्नि, प्रकाश और खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में था। वह सब उतनी ही मात्रा में है। प्रदूषण बढ़ गया
और दूसरा जनसंख्या अनाप शनाप बढ़ गई, इसलिए रिसोर्सेज कम पड़ते जा रहे हैं। प्रकृति के रिसोर्सेज के अनुसार ही जनसंख्या होना यह महत्वपूर्ण है, ताकि संतुलन बना रहे, प्रदूषण बढ़े नहीं और सबको रोटी रोजगार, रहने का निवास, पहनने का वस्त्र यह मिलता चला जाए, योग्य हवा भी मिले, पानी भी पर्याप्त मिले। इस प्रकार से और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को लॉन्च करते हुए इन समस्याओं का उत्तर देने वाला समाज तैयार करना यह इस प्रसारण सेवाओं का कार्य होना चाहिए। गुरुदेव, एक आखिरी सवाल, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के विकास में ये किस प्रकार सहयोग दे सकती है? ऐसा है कि भारत एक ऐसा देश है जो देश सर्वसमावेशी है। ऐसा देश है जो हर जाति का, पंथ का, महापुरुष का, दल का, विविधताओं का सम्मान करता है और स्वीकार करता है। इस सत्य को भारत के जन जन तक लेकर जाना और जन जन में इसको प्रतिष्ठित करना कि भारत का ज्ञान, विज्ञान, चरित्र हिंदुत्व के रूप में ना संकुचित है, ना सांप्रदायिक है, ना कट्टरपंथता है, ना ही यह भड़कीलापन है, किसी के विरुद्ध में नहीं है, सबको साथ लेकर चलने वाला एक विचार भी है और आचरण भी है। बड़े बड़े विद्वानों ने, ईसाई होंगे, मुस्लिम होंगे, बौद्ध होंगे, अलग अलग दुनिया के देशों के होंगे, भारत देश के होंगे, जिन्होंने कहा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा लोकतंत्र भी है, सेकुलरिज्म भी है, यह है और सर्वसमावेशी भी है, क्योंकि यहाँ और 10 में से 8 हिंदू मतावलंबी हैं, हिंदू विचार के हैं, इसलिए 2 को पूर्ण सुरक्षा है। उन पर जुल्म होकर कभी उनको हिंदुस्तान छोड़ना नहीं पड़ता है। आज दुनिया में जाएंगे तो कहीं युगांडा मिलेगा, कहीं ईरान इराक मिलेगा, कहीं पर चीन मिलेगा, कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश मिलेगा, कहीं और देश मिलेंगे, कहीं वेटिकन रोम का एक शहर जो एक सिटी है वहाँ मिलेगा, जहाँ सभी मतावलंबियों को, सभी जाति उपजातियों को, सभ्यताओं को रहने के लिए सुविधाएं नहीं है, उनके लिए या वो बंद है या फिर उनके लिए वहाँ अत्याचार हैं। इसलिए भारत ही एक ऐसा मॉडल है जो विश्व के लिए सर्वसमावेशी है और इसलिए उसके जय घोष विश्व की किसी सभ्यता के नहीं है, किसी देश के, दल के नहीं है, किसी परंपरा के नहीं है, इसके हैं वसुदेव कुटुंबकम, एक धरती की एक संतान, इसलिए एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिना, चाहे गरीब है, अमीर है, किसी जात मजहब का है, किसी भी देश, परंपरा और सभ्यता का है, सब सुखी हों और वह सब स्वस्थ रहें, इसको बोलता है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है कि मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु सब में सह अस्तित्व रहे, इसलिए प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणी प्राणी के ऊपर संकट नहीं बने, प्राणी प्राणी के साथ सद्भाव के रूप में रहे और विश्व का कल्याण हो, यानी केवल एक कुनबे का, एक दल का, एक मजहब का, एक इलाके का नहीं, विश्व मात्र का कल्याण हो, इस विचार का है। और इस विचार को इन प्रैक्टिस छोटी छोटी कथा कहानियों के रूप में, छोटी छोटी घटनाओं के रूप में जन जन तक लेकर जाएंगे तो हम सब चेतन जागरूक बनेंगे और मिलजुल कर हम बनेंगे, भारत को बनाएंगे और विश्व को भी सजाने में एक भूमिका निभाएंगे। यही भारत के विश्व गुरु होने की दिग्विजय यात्रा है जो कोविड के विरुद्ध भारत ने दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसी प्रकार से चीन और पाकिस्तान के आतंक और हिंसा के विरुद्ध रक्षा में जो भारत ने और दुनिया में नाम रोशन किया है, इसी प्रकार से योग यह शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के उपचार का और विकास का सरलतम मार्ग है। इस रूप में विश्व में स्वीकार्यता प्राप्त की है। इससे ये लगता है कि भारत की इस
दिग्विजय यात्रा के अंदर यह प्रसारण सेवाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का और महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इन शुभकामनाओं के साथ प्रसारण सेवाओं को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद गुरुदेव। ग्रामीण या गांवों का देश है और विशाल भारत ब्रॉडकास्ट ने अपने आप को केंद्रीकृत किया है गांवों पर, तो इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हमारे गांव की समस्याओं को उठाने में और देश के और राष्ट्र के और समाज के विकास में? ऐसा है कि आज जो शहरों की भी आबादी है, ये वो जनसंख्या है जो कभी ना कभी गांव में थी, स्वयं थी या अपने पूर्वजों से थी। इसलिए गांव और शहर के अंदर बंटवारा करना यह पाप नहीं करना चाहिए। शहर में बसना तो विकास है, गांव में ठहरना ये पिछड़ापन है। इस अपराध बोध से भी मुक्त होना चाहिए। गांव में बसना पर्यावरण में रहना है, नगर में बसना ऐसा लगता है जैसे प्रदूषण में ढकेल दिए गए। तो इसलिए एक तो ये मानसिकता से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जब गांव-गांव में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के स्थानीय प्रश्न भी आएंगे और उनके समाधान के मार्ग भी इस प्रसारण के अंदर होंगे। घरेलू उद्योग और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जितने बढ़ेंगे, गांव-गांव में समृद्धि आएगी। इसी प्रकार से सरल और सस्ती चिकित्सा और प्रभावी चिकित्सा, इसका जितना आयुर्वेदीकरण करेंगे उतना ही गांव के अंदर सुखी और स्वस्थ परिवार बनेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर से बचेंगे और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक खाद की ओर जाएंगे तो उतना ही गांव भी खुशहाल होंगे और नगर भी रोग मुक्त हो सकेंगे। इसी के साथ साथ जितना वहाँ पर हम कंक्रीट की बसावट को रोकेंगे और पर्यावरण फ्रेंडली विकास सिस्टम को लाएंगे, उतना गांव समृद्धि की ओर जाएंगे। इसी प्रकार से आज पूरा विश्व तेज गति से खेती का केमिकलाइजेशन ख़त्म करना चाहता है और उसका जैविकीकरण करना चाहता है। जैसे जैसे जैविकीकरण बढ़ेगा तो जो समस्याएं हैं, कहीं पराली गिराई जाती है, कहीं बीमारियां उपजती है, कहीं बू आती है, इन सब से भी मुक्ति होगी। और वैसे भी पशुओं का गोबर इट इज़ नॉट लेस देन ए कंक्रीट। यह सीमेंट से और कंक्रीट से कोई कमज़ोर सीमेंट नहीं है, यह कोई कमज़ोर लकड़ी कोयले से ईंधन नहीं है। और इसलिए ग्रामीण परिवेश की चीज़ों को ईंधन के रूप में, सीमेंट के रूप में, खाद के रूप में, औषधि के रूप में, पर्यावरण के रूप में विकसित करेंगे तो गांव-गांव, घर-घर समृद्धि भी आएगी। गांव-गांव, घर-घर गांव के प्रति नफरत ना होकर एक प्यार और अपनापन आएगा। पढ़ने के बाद आदमी गांव छोड़ने का पाप नहीं करेगा, गांव में रहते हुए गांव को निर्माण करने में भूमिका निभाएगा। इसलिए विशाल भारत प्रसारण सेवाओं ने ऐसे ग्राम सस्य श्यामला हों, गांव में बसना यह सम्मान है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन होकर हाई टेक्नोलॉजी के बाद कोई गांव के विकास के लिए समर्पित होता है तो ऐसों के लिए कुछ सम्मान भी प्रारंभ करना, वो वर्ष में एक बार हो सकता है, 2 वर्ष में एक बार हो सकता है, 3 वर्ष में हो सकता है। ऐसे ही प्रदूषण से मुक्ति के, पर्यावरण के हित में काम करने वाले, गांव के विकास में योगदान करने वाले, समाज के अंदर कुरीतियों से मुक्ति के लिए काम करने वाले, उनको भी एक इस प्रकार से सम्मान मिले जिस सम्मान को प्राप्त करना उनके जीवन में ऐसा लगे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है और वह उस सम्मान को जिए और जीने वाला मॉडल भी बनाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विशाल भारत ब्रॉडकास्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो सकारात्मकता को आगे रखना है, और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आदरणीय गुरुदेव हम लोग के बीच में हैं। तो
हम सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिले और प्रेरणा मिले, तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप अपनी एक जीवन यात्रा के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को परिचित कराएं, ताकि हम सभी लोग उससे जितनी भी पॉजिटिविटी हो उसको ग्रहण कर सकें और इस समाज के लिए अपने योगदान को दे सकें सकारात्मक रूप। मैं इस कठिन प्रश्न का बहुत सरल सा उत्तर देता हूँ। बाकी लोग गूगल में जाएंगे तो अपने आप ढूंढते रहेंगे। शायद मेरे बारे में मेरे से ज़्यादा आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं। इतना कहूँगा कि जब जन्मे तो पंजाब था, हरियाणा नहीं था। जब बड़े हुए तो पता लगा कि नानके पंजाब में है और दादा का घर हरियाणा में है, तो इसलिए हम जन्मे पंजाबी, बड़े होते होते हरियाणवी हो गए। स्कूल शिक्षा लोकली पास करते करते स्थानीय परिवेश के अंदर से निकले और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ भारत का एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उसने प्रवेश दे दिया और 70 में इंजीनियर बनकर निकल आए। सामने विकल्प थे। एक था कि बहुत बड़ा उद्योगीकरण, घर में था उद्योग, और बड़ा उद्योग लगाया जाए। घर में तैयारियां भी हो रही। कुछ की इच्छा थी कि आईएएस की जाए, फार्म भर दिए थे कि आईएएस करें, और एमटेक करते करते आईएएस की परीक्षा हुई। एक इंटरव्यू हो गया, उन्होंने नौकरी में भागना में सिलेक्शन कर ली और सिलेक्शन दे दी, परंतु शायद प्रकृति ने और ईश्वर ने ये रचा नहीं था, इसलिए ना हम उद्योगपति बनने की तरफ गए, ना ब्यूरोक्रेट बनने की तरफ गए, और ना ही और किसी और तरह के व्यवसाय की तरफ गए। और हमें देश को प्रथम मानकर, देश को सदैव स्मरण करते हुए धर्म समाज का काम करना चाहिए, ऐसी हरी इच्छा बनी। और मैं 16 जुलाई 1970 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनकर निकला। प्रचार अधिकार मुक्त और कर्तव्य युक्त एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जीवन शैली है, इसलिए हैविंग नो राइट पर हैविंग ऑल द ड्यूटीज। दिल्ली रहा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल रहा, देश भर में और रोज पड़ोस के देश में जाने का काम कर लेता हूँ। वहाँ पर मेरा हाथ जो है आतंकवाद से दो हाथ करने का मौका मिला। आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर हो सके, इसलिए पूर्व सैनिक सेवाओं का गठन किया, ताकि स्थानीय सुरक्षा हर इंच और हर जन की हो सके। इस नई व्यवस्था को जन्म दिया। ग्राम सुरक्षा समितियाँ, इतनी बड़ी सेना और कहाँ सेना होगी, कितनी बड़ी पुलिस और कहाँ पुलिस होगी, इसलिए गांव के लोग ही अगर प्रशिक्षित कर दिए जाएं और उनको सीमित साधनों के साथ ताकत दे दी जाए, तो ग्राम सुरक्षा समितियों का एक डिज़ाइन बनाकर एक 4000 से अधिक ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन हुआ, जिनमें 10 से लेकर 20 तक लोग होते थे। इसलिए 40-50 हज़ार का समाज वह और शस्त्र युक्त भी हो गया, और वह अपनी ड्यूटी पर भी आकर स्वाभिमान से खड़े होने वाला हुआ। इसी प्रकार से जनता हारे नहीं, मनोबल टूटे नहीं, वह अपने मनोबल के साथ खड़ी रहे, इसलिए उसके मनोबल को रिस्क लेकर पहुंचाना। इस रिस्क लेने में 3 बार आतंकवादियों ने कोशिश की अपहरण करने की, कश्मीर में भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडावार की तरफ, एक बार राजौरी, पुंछ की तरफ। वो फेल हो गए, इसलिए हम सुरक्षित रहे। दे फेल्ड मिजरेबली, परंतु अटेम्प्ट वर सीरियस। इसी के साथ साथ एक और बात आई कि जब उस आतंकवाद में लाखों लाख कश्मीर से पंडित, हिंदू, सिख या अन्य प्रदेशों के मजदूर ये वहाँ से डिस्टेबलाइज हुए, और उसी के साथ साथ कुछ मुसलमान भी डिस्टेबलाइज हुए, इनको अपने देश में ही बेगाना ना रहना पड़े और यही दूसरे के गुनाहों की मार ना खाएं, इसलिए जम्मू कश्मीर सहायता समिति बनाकर
इन लाखों को करोड़ों करोड़ का मदद देकर और एक एक परिवार को बसाने में एक भूमिका निभाने का अवसर मिला। उसी समय में कारगिल पर पाकिस्तान ने हमला किया। श्रीमान अटल जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सैनिक कार्रवाई हुई। उस समय सरकार और सेना तो शहीदों की और जख्मियों की मदद करेगी। संघ की योजना से जय कारगिल जय भारत कोष एक संस्थान बना और जिसके द्वारा उस समय के पूजनीय सरसंघ चालक माननीय रज्जू भैया का एक सम्मान पत्र परिवार को और उस शहीद के नाम पर और उनको 2 लाख से अधिक की राशि देने का काम किया। उस समय करते हुए ध्यान में आया कि बौद्ध लद्दाखी जनसंख्या यह पूरे भारत का बहुत छोटा सा समूह है, पर बलिदान उस 2 लाख पॉपुलेशन में से 28 से अधिक हुए हैं जिन्हें भारत के इंच इंच की और एक एक जन की रक्षा करने में जान हथेली पर रखकर कुर्बानी दी। ऐसे अनेक काम करते हुए और गांव से लोग उजड़े नहीं, इसलिए जय घोष संकल्प के रूप में हुआ। जो ईश्वर ने जन्म से भूमि दी है, माता पिता दिए हैं, भाषा बोली दी है, पथ पंथ पूजा दिया है, ना इसको छोड़ेंगे, ना इसको बदलेंगे, ना ही वहाँ से पलायन करेंगे। मरना पसंद, पलायन नहीं। मृत्यु पसंद, परंतु कन्वर्शन नहीं। इस प्रकार का एक भाव जागरण करके गांव-गांव के अंदर ग्राम सुरक्षा समितियां के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर वो नहीं आए और इसलिए सीमाओं पर और ऐसे आतंकवाद से प्रभावित इलाकों के अंदर बहुत बड़ा शिक्षा का और नेटवर्क बनाया गया, क्योंकि बच्चे की शिक्षा पर संकट आता है तो परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए रोजगार भी मिल जाए, साहस और सहारा भी मिल जाए, बच्चों के शिक्षा की गारंटी भी मिल जाए, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी मिल जाए। इसको करते हुए टू सेव द जम्मू कश्मीर फ्रॉम दैट टेररिज्म, उस अंधड़ से तूफान से बचाने में मिलजुल कर हमने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद मैं अखिल भारतीय अधिकारी हुआ और उस समय मन में एक भाव आता था, बहुत लोगों से चर्चा की, जो विदेशी धर्म वाले हैं और विदेशी आक्रांताओं के बीच में फंसकर उन धर्मों में चले गए, जो भारत के ही धर्मों में से पर अलगाववाद के रास्ते पर चले जाते हैं, इन सब को भी समाज सुधार और मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रयोग हों और सीमा की एक एक इंच के लिए रक्षा का भाव है। नए नए प्रकार के संगठन, नए नए प्रकार के कार्यक्रम करते हुए ये यात्रा आज माँ गंगा के गोद में चल रही है। भारत माता की जय। से बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही देश में त्रिपुरा और महाराष्ट्र अमरावती में बहुत हिंसा हो रही है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसा है कि पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान के तालिबानाइजेशन के रूप में दुनिया के सामने गवर्नेंस एंड रूल का एक हिंसा का मॉडल है। भारत ने इसकी घोर निंदा भी की है और ये फले फूले ने इसके लिए सारे विश्व का आह्वान भी किया है। भारत ने 370-35 से हटाते हुए और कश्मीर के अंदर स्टोन बेल्टिंग को रोका है और हिंसा रुक जाए, इसके लिए बहुत बड़ा ताना बाना बनाया। परंतु कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग, पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर हमले, बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार, भारत में भी इसी प्रकार से कुछ चलता है। तो जहाँ तो ये बोलना चाहिए, चाहे अफगानिस्तान हो, उसका तालिबानाइजेशन हिंसा हो, या कश्मीर की जेनोसाइड और आतंकवाद हो, सिलेक्टिव किलिंग हो, चाहे पाल घाट में सन्यासियों पर हमला हो, चाहे बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर स्वयं सीधा पाकिस्तानियों पर ही जुल्म हो, पाकिस्तान पाकिस्तानी सिंधी बलूच पख्तून बाल्टी पर भी आज सीधे जुल्म कर रहा है, ये हो,
इन सब की निंदा करते करते हम चाहते हैं कि प्रतिक्रियाओं में अगर त्रिपुरा में कुछ होता है या फिर महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र सरकार कुछ ऐसा सांप्रदायिकता का विष फैलने देती है तो इन सब की घोर निंदा भी करते हैं और उसी के साथ साथ सरकारों से निवेदन करते हैं वह सबकी जान माल की हिफाजत करने के लिए कठोर कार्रवाई करे, कानून बनाए और एक एक इंच और एक एक जन की रक्षा करना यही प्रशासक और शासक का दायित्व था, है और होना चाहिए। इसको मुस्तैदी से निभाएं। धन्यवाद।